हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे जेडीएम लेक्चर्स में। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे और अपनी पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज है हम जो पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का 7th चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम त्रिभुज या ट्रायंगल्स है। इस चैप्टर की यह 4th वीडियो है बच्चों, जिसमें हम लोग इस प्रश्नावली 7.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करने से पहले सर्वांग समता के 2 और नियमों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग सर्वांग समता के 3 नियमों के बारे में जान चुके हैं। एक होता है एस सर्वांग समता नियम, दूसरा है ए सर्वांग समता नियम और तीसरा एस सर्वांग समता नियम। इसमें हम इन 3 नियमों के अतिरिक्त 2 और नियमों का भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों नियमों को जान लें, उसके बाद एक्सरसाइज के प्रश्नों को शुरू करेंगे। तो देखो बच्चों, ये फर्स्ट जो है इसमें यह प्रमेय 7.4 है, जिसको हम कहते हैं एस सर्वांग समता नियम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एस का मतलब साइड साइड साइड। यह नियम ये बताता है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यहाँ उदाहरण से ज्यादा स्पष्ट होगा। ये हमारे पास 2 त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है डी ई एफ। इसमें यह ए बी बराबर है डी के, या बीसी बराबर है ईएफ के, और अगर एसी बराबर है डीएफ के, तो इस कंडीशन में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। और चूंकि यहाँ पर तीनों भुजाएं ही हैं, इस त्रिभुज की भी और इस त्रिभुज की भी, इसलिए जब इन दोनों त्रिभुजों में किसी कोण का कोई उल्लेख नहीं है तो जो सर्वांग समता का यह नियम बना, इसे हम एस यानी साइड 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 सर्वांग समता नियम कहते हैं। जैसा यहाँ हम उदाहरण के तौर पर यह ले लिए हैं कि एक त्रिभुज एबीसी है और एक त्रिभुज डीईएफ है। इनमें यदि एबी बराबर डी है, बीसी बराबर ईएफ है और एसी बराबर डीएफ है, तो त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज डीईएफ, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। और नियम का उल्लेख हम कर देते हैं ब्रैकेट में कि एस सर्वांग समता नियम। इसके बाद एक नियम आता है जो समकोण त्रिभुजों पर लागू होता है बच्चों। समकोण त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों में से एक कोण 90 अंश हो, तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो जब 2 समकोण त्रिभुज हो तो उनमें जो सर्वांग समता का नियम अप्लाई होता है, जिसे प्रमेय 7.5 कहा गया है हमारे टेक्स्ट बुक के अनुसार, RHS सर्वांग समता नियम। इस R का मतलब होता है बच्चों राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब कि दोनों त्रिभुजों में एक कोण समकोण होना चाहिए। इस H का मतलब होता है बच्चों हाइपोटेन्यूज होता है, जिसे हम हिंदी में कर्ण कहते हैं। यानी दोनों त्रिभुजों का यह कर्ण बराबर हो और कर्ण को छोड़ करके बाकी जो ये 2 भुजाएं बच गई, इन दोनों भुजाओं में से अगर एक भुजा भी बराबर हो जाए तो ये दोनों समकोण त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाते हैं, और इसे हम कहते हैं RHS सर्वांग समता नियम। तो यहां भी उदाहरण के तौर पर हम ये 2 त्रिभुज ले लिए हैं। प्रमेय यह है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, चूंकि समकोण त्रिभुज कह दिया गया इसलिए इसमें
दोबारा से यह कहना कि एक कोण समकोण हो, इसका कोई मतलब नहीं है, बल्कि यह पुनरुक्ति दोष कहलाएगा कि एक ही शब्द को बार बार बोला जा रहा है। तो यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। जैसे यहां एक समकोण त्रिभुज है एबीसी और एक समकोण त्रिभुज है डीईएफ। इसका कर्ण एसी है और इसका कर्ण डीएफ है। दोनों त्रिभुजों के अगर कर्ण बराबर हैं और कर्ण को छोड़ करके जो दो शेष भुजाएं बचती हैं, इनमें से भी अगर एक भुजा बराबर है, यानी एसी बराबर डीएफ होने के बाद अगर एबी बराबर डीई हो जाए अथवा बीसी बराबर ईएफ हो जाए, मतलब दोनों में से कोई एक भुजा बराबर होनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। जो यहाँ हम उदाहरण लिए हैं कि समकोण त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में एंगल एबीसी इक्वल्स एंगल डीईएफ इक्वल्स 90 डिग्री। ए बी सी यानी यह बी और डीईएफ का मतलब ई, ये दोनों कोण 90 अंश हैं तो बराबर हैं। यहाँ हम कर्ण बराबर कर दिए कि ए सी इक्वल्स डीएफ और कर्ण को छोड़ करके एक भुजा बराबर कर दिए, उस त्रिभुज की भुजा ए बी और इस त्रिभुज की भुजा डीएफ बराबर है, तो त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज डीएफ होता है। और यहाँ जो सर्वांग समता का नियम अप्लाई होता है उसे हम लिखेंगे RHS सर्वांग समता नियम। तो बच्चों ये दो नियम याद रखना है कि अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, और इसे हम एस सर्वांग समता नियम कहते हैं। और सेकंड जो समकोण त्रिभुज के लिए है, यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। एक को हम कहते हैं एस सर्वांग समता नियम और दूसरे को कहते हैं RHS सर्वांग समता नियम। तो चूंकि इन दोनों नियमों का इस प्रश्नावली 7.3 के प्रश्नों को हल करने में यूज होगा, इसलिए जो पहले से हम 3 नियम बताए हैं सर्वांग समता के उनको और प्लस अभी अभी जो हम 2 नियम बताए इनको हमेशा याद रखना है। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लें। हमारे एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें दिया है, थोड़ा ध्यान से समझना है, लंबा क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। पहले इतने को हमें फिगर से समझ लेना है। ये दो त्रिभुज हैं ABC और DBC, दोनों इस आधार BC पर ही बने हैं। और एक ये भी कंडीशन हो सकता था कि यह A इस आधार BC के एक ओर होता तो D इस आधार BC के दूसरी ओर हो सकता था, ऐसा भी संभव था। लेकिन यहाँ स्पष्ट किया गया है कि यह A और D ये जो दोनों बिंदु हैं यह भुजा BC या आधार BC के एक ही ओर है। यहाँ तक ये क्वेश्चन स्पष्ट हुआ कि यह ABC और DBC ये दोनों ही समबाहु त्रिभुज हैं, यानी ABC में AB बराबर AC है और DBC में DB बराबर DC है। ये ABC और DBC दोनों समबाहु त्रिभुज हैं। ये दोनों एक ही आधार BC पर हैं और यह A और D इस आधार BC के एक ही ओर स्थित। इसके बाद बताया गया है कि AD को बढ़ाने पर BC से बिंदु P पर मिलती है। इस AD को अगर हम आगे बढ़ाते हैं यह भुजा BC से बिंदु P पर मिलता है। इतना हमको दिया हुआ है। इस दिए हुए के आधार पर यह हमारा फिगर है।
अब हमें सिद्ध करना है, मैं 4 पॉइंट दिए गए हैं, तो चारों के लिए हमें अलग अलग प्रमाण देना होगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को टेकअप करें और एक एक को प्रूफ के साथ सिद्ध करते चलें, क्योंकि 4 पार्ट हैं तो क्वेश्चन निश्चित रूप से लंबा होगा, लेकिन अगर हमारे सर्वांग समता के नियम याद होंगे तो इसको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो बच्चों, ये हमारे फर्स्ट पार्ट में दिया है कि ट्रायंगल ए बी डी सर्वांगसम ट्रायंगल ए सी डी। यहाँ हम प्रमाण फर्स्ट पार्ट का ये दोनों त्रिभुज का नाम लिख लिया है जिनको हमें सर्वांगसम करना है, लेकिन थोड़ा फिगर को देखना जरूरी है। ए बी डी यानी ये त्रिभुज है, इधर ये जो ये बना है, और ए सी डी ये त्रिभुज है ए सी डी। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने में बच्चों, जब यह ए बी सी और डी बी सी दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं, इनकी दो दो भुजाएं बराबर होंगी। तो फर्स्ट में हम मेंशन किए कि ए बी बराबर ए सी, या ए बी डी की एक भुजा ए बी है और ए सी डी की एक भुजा ए सी है, और समद्विबाहु त्रिभुज होने के कारण यहाँ पर ए बी बराबर ए सी पहले से हमको ज्ञात है। तो हम एक पॉइंट यहाँ पर इक्वल कर लिए कि ए बी इक्वल्स ए सी, ये हमको ज्ञात है। फिर ये जो हमारा त्रिभुज डी बी सी है, यह भी चूंकि समबाहु त्रिभुज है, इसमें हम पाएंगे बी डी बराबर सी डी। बी डी इस त्रिभुज की भुजा होगी और सी डी इस त्रिभुज की भुजा होगी। तो हम सेकंड नंबर पर लिख दिए कि बी डी इक्वल सी डी, यह भी हमें ज्ञात है। और अब ये जो तीसरी भुजा ए डी बच गई, यह इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस त्रिभुज की भी भुजा है, तो हम लिख सकते हैं कि ए डी इक्वल्स ए डी उभयनिष्ठ। इस तरह से इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के इक्वल हो गई, एस एस एस। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, और हमारे सर्वांग समता का नियम अप्लाई हुआ एस 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 सर्वांग समता नियम, और इस तरह से हमारा भाग एक सिद्ध होगा। अब हम सेकंड पार्ट पर पहुंचेंगे, त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी। अब ए बी पी क्या है? ए बी पी यानी इस ए डी से इधर का यह पूरा त्रिभुज है, और ए से पी इस ए पी के इधर का यह पूरा त्रिभुज है। इनमें देखें हम कैसे हम इनको सर्वांगसम करेंगे। तो बच्चे यहाँ एक काम हम पहले यहाँ कर लेंगे कि यहाँ जो पार्ट 1 में जो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो चुके हैं, ए बी डी और ए सी डी, यहाँ से ये कोण इस कोण के इक्वल हो जाएगा सी पी से। इस कोण का नाम होगा बी ए पी और इसका नाम होगा सी ए पी। वैसे तो इस त्रिभुज के हिसाब से इसको हम एंगल बी ए डी कहेंगे और इसको एंगल सी ए डी कहेंगे, लेकिन अगर हम बी ए डी कहें अथवा इसी को बी ए पी कह लें, सी ए डी कहें अथवा इसको सी ए पी कह लें, तो यही एंगल मेंशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम उस कोण को बराबर करके रख लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ए बी डी यहाँ ऊपर ही सिद्ध हुआ है, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, इसलिए एंगल बी ए डी इक्वल्स एंगल सी ए डी। पहले हम त्रिभुज के हिसाब से ही कोण का नाम रखे हैं बी ए डी इक्वल्स एंगल सी ए डी, इतना हुआ। लेकिन इससे ये प्रदर्शित होता है, यहाँ बराबर का चिन्ह लगा करके आगे एरो लगाने का मतलब होता है कि इससे ये प्रदर्शित होता है, और इससे ये प्रदर्शित होता है कि एंगल बी ए पी इक्वल्स एंगल सी ए पी। इसको हम CP/CT1 बना लिए। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे जिन्हें हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। नाम है ए बी पी और ए सी पी। इसमें भी हम पहले ए बी बराबर ए सी नोट कर लिए,
इसके बाद अभी अभी हम इस कोण को इस कोण के बराबर सिद्ध कर चुके हैं। तो ए बी बराबर ए सी हुआ यहाँ फर्स्ट नंबर में, और एंगल बी ए पी इक्वल्स एंगल सी ए पी, ये हो गया सेकंड नंबर पर जो लिख दिया गया है कि ऊपर सिद्ध हो चुका है। और यहां पर भी यह जो एपी है इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस त्रिभुज की भी भुजा है, तो हम लिख सकते हैं कि एपी इक्वल्स एपी उभयनिष्ठ। अब इस तरह से ये जब तीन पार्ट्स इक्वल हो गए तो हम त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी लिख सकते हैं। त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी, लेकिन इसमें एक भुजा बराबर किए हैं, फिर यह कोण बराबर किए हैं, फिर यह भुजा बराबर है। यहाँ पर भी भुजा कोण भुजा, यहाँ जो सर्वांग समता का नियम अप्लाई होगा वह होगा एस ए एस सर्वांग समता नियम, और इस तरह से हमारा पार्ट 2 भी प्रूव होता है। और यहाँ थर्ड पार्ट है बच्चों, हमको जो ये प्रूव करना है कि एपी मतलब यह जो एपी है कोण ए व कोण डी दोनों को का समद्विभाजक है, यानी यह एपी कोण ए को भी समद्विभाजित कर रहा है। जैसा अभी अभी हम लोग देखे कि ये और ये दोनों कोण बराबर हैं, इसका मतलब कि एपी कोण ए को समद्विभाजित करता है। इतना तो हो चुका है, लेकिन हमें ए को ही नहीं बल्कि ये सिद्ध करना है कि यह जो एपी है ए के साथ साथ इस कोण डी को भी समद्विभाजित करता है, यानी एंगल बी डी पी इक्वल्स एंगल सी डी पी, ये भी हमें प्रूव करके दिखाना होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ फिर हम यहाँ जो दूसरे पार्ट में जो त्रिभुज सर्वांगसम किए हैं भाग 2 से, इस आधार पर हम लिख सकते हैं ए बी पी और ए सी पी जो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बीपी इक्वल्स सी पी, बीपी इक्वल्स सी पी, इसको हम सीपी सीटी 2 बना दिए। यहाँ जो हम एंगल इक्वल किए थे इसको सीपी सीटी 1 लिखे हैं, क्योंकि इसका यूज बाद में होगा, इसीलिए हम 1 और 2 नंबर लगा रहे हैं। यहाँ ये हमारा बीपी इक्वल सीपी जो है यह सीपी सीटी 2 बन गया। अब हम इस कोण को और इस कोण को बराबर दिखाने के लिए इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे। इस त्रिभुज का नाम होगा त्रिभुज बी डी पी, त्रिभुज बी डी पी, और इसका नाम होगा त्रिभुज सी डी पी। इन दोनों में चूंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो बी डी बराबर सी डी यह हमको ज्ञात है, बीपी बराबर सीपी, अभी अभी हम यहाँ सीपी सीटी 2 से पा चुके हैं कि बीपी बराबर सीपी, ये 2 पॉइंट हो गए। और इसमें भी जो यह डीपी है इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस त्रिभुज की भी भुजा है, तो हम लिख सकते हैं कि डीपी इक्वल्स डीपी उभयनिष्ठ। तो यहां से हम क्या क्या इक्वल किए, पहले तो हम ये इक्वल किए कि बी डी इक्वल्स सी डी, फिर बीपी इक्वल्स सीपी और डीपी इक्वल्स डीपी, यानी इस त्रिभुज की तीनों भुजा इस त्रिभुज के तीनों भुजा के इक्वल हो गई। इस तरह से त्रिभुज बीडीपी सर्वांगसम त्रिभुज सीडीपी एस 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 सर्वांग समता नियम। और जब बच्चों ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो अब बहुत आसानी से हम इस कोण को इस कोण के बराबर शो कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि इसलिए एंगल बीडीपी बीडीपी इक्वल्स एंगल सीडीपी, ये हमारा सीपीसीटी थर्ड हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ हम सीपीसीटी 1 में क्या पाए हैं, सीपीसीटी 1 में है कि एंगल बीएपी, बीएडी कहा जाए चाहे बीएपी कहा जाए, हमको इसको बराबर शो करना है। तो सीपीसीटी 1 में हम इसको बराबर कर दिए, और अभी अभी जो हमारा सीपीसीटी 3 मिला है इसमें हम इस कोण को और इस कोण को बराबर कर दिए। इस सीपीसीटी 1 से और इस सीपीसीटी 3 से जब यह एपी इस ए को भी समद्विभाजित करता है, डी को भी समद्विभाजित करता है, तो हम लिख सकते हैं कि सीपीसीटी 1 व सीपीसीटी 3 से एडी कोण ए व कोण डी का समद्विभाजक है। इस तरह से हमारा पार्ट 3 कंप्लीट होता है। अब हमको 4th पार्ट में ये प्रूफ करना है बच्चों कि एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। जो एपी है इस रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। यहाँ बच्चों लंब समद्विभाजक जब दोनों शब्द साथ साथ आ जाए
तो हमें यहाँ पर दो चीजों पर ध्यान देना है। पहला तो कि यह एपी को इस बीसी पर लंब सिद्ध करना है। इसका मतलब कि इधर का एंगल या इधर का एंगल हमें 90 डिग्री शो करना है। और समद्विभाजक का मतलब कि यह बीपी बराबर सीपी शो करना है। अगर हम ये दोनों चीज शो कर देते हैं कि यहाँ एंगल पी पर बनने वाला कोण 90 अंश है और यह पी इस बीसी का मध्य बिंदु है अर्थात बीपी बराबर सीपी, तब दोनों को मिला करके हम ये कह सकते हैं कि यह जो रेखाखंड एपी है इस बीसी का लंब समद्विभाजक है। तो इसको देखा जाए कैसे होगा। पहले तो ये हमको फोर्थ पार्ट में दिया है कि बीपी इक्वल्स सीपी, सीपी सीटी 2 से। यहाँ सीपी सीटी 2 है बच्चों, देखो इसमें हम लोग पा चुके हैं कि बीपी इक्वल्स सीपी, बीपी इक्वल्स सीपी, सीपी सीटी 2 से। आधा काम हमारा हो गया बच्चों की बीपी बराबर सीपी, ये हम पा गए। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि यह एपी बीसी का समद्विभाजक है। इतना तो हम इसी से कह सकते हैं जो हमारा सीपी सीटी 2 है। लेकिन चूंकि हमें समद्विभाजक नहीं बल्कि लंब समद्विभाजक प्रूव करना है तो हमें इस कोण को भी 90 अंश शो करना होगा। और इस कोण को 90 अंश शो करने के लिए हम यहाँ देख रहे हैं कि त्रिभुज एबीपी सर्वांगसन त्रिभुज एसीपी भाग 2 से, भाग 2 में यहां देख लो बच्चों, त्रिभुज एबीपी सर्वांगसन त्रिभुज एसीपी, एसीपी। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसन है इसका मतलब कि ये कोण और ये कोण बराबर है। तो यहां हम लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज एबीपी सर्वांगसन त्रिभुज एसीपी भाग 2 से, इसलिए एंगल एपीबी इक्वल्स एंगल एपीसी सीपी सीटी, एंगल एपीबी इक्वल्स एंगल एपीसी, ये सीपी सीटी से दोनों संगत कोण हो रहे हैं, बराबर होंगे। लेकिन ये बराबर होने के साथ साथ ये दोनों कोण मिलकर 180 अंश हैं। तो हम यहाँ ये शो करेंगे कि किंतु जो ये दोनों कोण ऊपर बराबर हो चुके हैं इनको हम ऐड करके 180 अंश लिखेंगे कि एंगल एपीबी ये कोण हो गया प्लस एंगल एपीसी ये कोण हो गया, ये दोनों मिलकर 180 अंश होंगे। अब यहाँ सोचना यह है बच्चों कि एक तो ये दोनों कोण बराबर बराबर है और दूसरा ये दोनों कोणों का योगफल 180 अंश है। यहां से यह प्रूव होता है कि ये दोनों कोण 90-90 अंश है। यहां से हम लिख लेंगे कि इंप्लाई दैट, मतलब इससे ये प्रदर्शित होता है एक तो ये दोनों बराबर हैं और फिर दोनों का योगफल 180 अंश है। इन दोनों स्टेटमेंट से ये प्रदर्शित होता है कि एंगल एपीबी बराबर एंगल एपीसी, ये तो ऊपर हम लिख चुके हैं, ये दोनों कितने के इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। अब हम यहाँ जो समीकरण 1 बनाए हैं कि बीपी बराबर सीपी, सीपी सीटी 2 से, इसको हम समीकरण 1 बना दिए। और यहाँ जो एंगल एपीबी इक्वल्स एंगल एपीसी बराबर 90 अंश, इसको समीकरण 2 बना दिए। तो 1 से तो यह बीपी बराबर सीपी यानी एपी इस बीसी का समद्विभाजक हो गया। और नंबर 2 से जब यह कोण और यह कोण 90 अंश है यह एपी इस बीसी पर लंब होगा। यहाँ हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिख सकते हैं कि एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। और इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन 1 के चारों पार्ट कंप्लीट होते हैं। हमें उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें दिया है एक त्रिभुज एबीसी दिया है जिसमें AB बराबर AC। यह एक त्रिभुज ABC है जिसमें AB और AC दो बराबर भुजाएं हैं तथा AD लंब BC, यह शीर्ष A से भुजा BC पर AD लंब डाला गया है। अतः हम इस AD को शीर्ष लंब भी कह सकते हैं। जैसा बता चुके हैं हम कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। तो यहाँ पर हमें दो चीजें दी गई हैं कि यह एक त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है और यह AD जो है इस भुजा BC पर शीर्ष लंब है
तब हमें यह सिद्ध करना है, फर्स्ट पार्ट यह सिद्ध करना है कि एडी बीसी का समद्विभाजक है। ये जो एडी है इस बीसी का समद्विभाजक है, यानी बीडी बराबर सीडी। और सेकंड ये प्रूव करना है कि एडी कोण ए का समद्विभाजक है, यानी यह जो एडी है इस कोण ए का भी समद्विभाजक है, यानी इधर का कोण बी ए डी और इधर का कोण सी ए डी, ये भी हमें इक्वल्स होकर के दिखाना है। तो ये दोनों ही जो परिणाम हमको लाने हैं यह एक ही प्रोसेस से हो जाएगा। हम जैसे ही इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर देंगे, ये हमारे जो दोनों प्रूव करने वाले पॉइंट हैं प्रूव हो जाएंगे। तो हम यहाँ इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा ए डी डी और इसका ए डी सी, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी में, ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी में। यहाँ हम देख रहे हैं कि एंगल ए डी बी इक्वल्स एंगल ए डी सी। जब यह शीर्ष लंब है तो इधर भी 90 अंश का कोण है, इधर भी 90 अंश का कोण है, तो एंगल ए डी बी इक्वल्स एंगल ए डी सी, ये प्रत्येक 90 अंश हो गया। और 90 अंश होते ही ये दोनों त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज हो जाएंगे। तो दूसरा चीज हमको दिया गया है कि इस त्रिभुज की भुजा ए बी और इस त्रिभुज की भुजा ए सी, ये दोनों बराबर है, ज्ञात है हमको। और जो यह भुजा ए डी है इस त्रिभुज की भी भुजा है, इस त्रिभुज की भी भुजा है, तो यह दोनों में उभयनिष्ठ है। इस तरह से यहाँ हम देख लिए कि ये जो समकोण त्रिभुज है यह भी समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज का कर्ण ए बी है और इस समकोण त्रिभुज का कर्ण ए सी है। इस कर्ण को छोड़ करके इस त्रिभुज की एक भुजा ए डी है और इस त्रिभुज की एक भुजा ए डी है, और ये तो ऑलरेडी समकोण है ही। तो इस तरह से हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कह सकते हैं। और यहाँ पर हमारा सर्वांग समता का जो रूल अप्लाई होगा वह होगा आर एच एस, क्योंकि ये राइट एंगल है दोनों में, ये दोनों का हाइपोटेन्यूज है जिसको हम कर्ण कहते हैं, और कर्ण को छोड़ करके ये एक साइड है दोनों का। तो इस तरह से इस आर एच एस सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब ध्यान देना है बच्चों कि जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो क्या हम लिख सकते हैं कि बी डी इक्वल्स सी डी, निसंदेह लिखा जा सकता है। तो यहां से हम पाएंगे कि देयरफॉर बी डी इक्वल्स सी डी सी पी सी टी। और जैसे ही यह बी डी इक्वल्स सी डी हुआ तो हम कहेंगे कि यह ए डी बी सी को ए डी बी सी का समद्विभाजक है। तो यहां से ये प्रूव हुआ कि अतः ए डी बी सी का समद्विभाजक है। यह पहला पार्ट प्रूव होता है। दूसरे पार्ट के लिए बच्चों यहाँ हम जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल बी ए डी इक्वल्स एंगल सी ए डी। यहाँ त्रिभुज का साइन नहीं चाहिए, ये एंगल है। एंगल बी ए डी इक्वल्स एंगल सी ए डी, एंगल बी ए डी यानी ये कोण इक्वल्स एंगल सी ए डी, ये कोण, ये जब दोनों कोण इक्वल हो गए, यही सी पी सी टी से, क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। तो यहां से चूंकि ये दोनों कोण बराबर हो गए तो हम कहेंगे कि ए डी इस कोण ए का समद्विभाजक है। तो इस तरह से जैसे ही हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किए, हमारे ये सिद्ध करने वाले दोनों पॉइंट सिद्ध हो गए। तो इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करेंगे। इसमें 2 पार्ट में हमको सिद्ध करना है। तो पहले तो हम क्वेश्चन को समझें कि क्या है ये। इस क्वेश्चन में हमें दिया है बच्चों कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, यहाँ हमको 2 त्रिभुज दिए गए हैं, एक है ए बी सी और एक है पी क्यू आर। इन दोनों त्रिभुजों में फर्स्ट तो ये दिया है कि ए बी इक्वल्स पी क्यू, यानी इस त्रिभुज की भुजा ए बी और इस त्रिभुज की भुजा पी क्यू बराबर है। सेकंड ये दिया है कि बी सी इक्वल्स क्यू आर, इस त्रिभुज की भुजा बी सी और इस त्रिभुज की भुजा क्यू आर इक्वल है। और थर्ड में ये दिया है कि माध्यिका ए एम या माध्यिका ए एम है और इस त्रिभुज में माध्यिका पी एन है, ये दोनों माध्यिकाएं भी आपस में बराबर है। तो सबसे पहले मैं माध्यिका बताना चाहूंगा बच्चों। जैसे हम शीर्ष लंब की बात करते हैं
कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। थोड़ा सा इसे डिफर कर देंगे तो माध्यिका की परिभाषा बनती है कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। और जिस तरह से हम एक त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब खींच सकते हैं, उसी तरह से हम एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं भी खींच सकते हैं। यहाँ इस त्रिभुज में शीर्ष ए से माध्यिका BC पर खींची गई है, मतलब यह जो M बिंदु है यह इस BC का मध्य बिंदु। इसी तरह से हम शीर्ष B से AC की भी माध्यिका खींच सकते हैं। AC के मध्य बिंदु को लेकर के इस बीच से मिला दें तो वह भी एक माध्यिका होगी, और शीर्ष C से AB के मध्य बिंदु को मिला दें तो वह भी एक माध्यिका होगी। मतलब त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाना पड़ता है, और ऐसा करने से जो रेखाखंड प्राप्त होता है उसे हम उस त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। तो ये 3 चीज हमको दिया है कि इस त्रिभुज की भुजा AB इसके PQ के इक्वल है, इसकी भुजा BC इसके QR के इक्वल है, और इसकी माध्यिका इसकी माध्यिका PL के इक्वल है। तब हमें ये सिद्ध करना है, हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं कि त्रिभुज ABM यानी इतना ही भर त्रिभुज, और PQN इधर PQN यानी इस माध्यिका से इधर का और यहाँ पर भी माध्यिका से इधर के दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूव करना है। तो देखो कैसे हम प्रूव करेंगे। हम प्रमाण में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ABM में ये तो हमको पता है कि यह AB इसके PQ के बराबर है, AM इसके PN के बराबर है, लेकिन हमें इस BM और QN को बराबर करना है, और जो कि हमको ज्ञात में नहीं दिया गया है, बल्कि इसके बदले दिया गया है कि BC इक्वल्स QR। तो फर्स्ट पॉइंट हम यहीं से टेकअप करेंगे कि चूंकि BC इक्वल्स QR ज्ञात है हम, तो जब ये दोनों साइड इक्वल हैं, इनके हाफ ऑफ पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे, इनके दुगुने पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम अगर BC का हाफ कर दिए और QR का हाफ कर दिए, यानी हाफ BC इक्वल्स हाफ QR, तो इस BM को हम हाफ BC कह सकते हैं और QN को हाफ QR कह सकते हैं। तो जैसे ही हम पाएंगे हाफ BC इक्वल्स हाफ QR, यहाँ से ये प्रदर्शित होगा कि BM इक्वल्स QN, इसमें BM और इसमें QN इक्वल हो गए। और बच्चों जैसे ही इतना सा हमारा मटेरियल तैयार हुआ तो हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लें, त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में AB बराबर PQ पहले से दिया हुआ है, ज्ञात है, या BM बराबर QN, BM बराबर QN अभी हम लोग ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, BM बराबर QN ऊपर सिद्ध हो चुका है, और AM बराबर PN, AM बराबर PN, ये दोनों माध्यिकाएं यहाँ पहले से बराबर दी गई हैं। तो इस त्रिभुज ABM और PQN दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो गई। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज, PQN S सर्वांग समता नहीं है। इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हमें इस सेकंड पार्ट में प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। अब इस पूरा त्रिभुज ABC को लेना है, यहाँ PQR को लेना है और एक दूसरे के सर्वांगसम प्रूव करना है। तो हम जो यहाँ पर सर्वांगसम सिद्ध कर चुके हैं, यही पॉइंट फिर से नोट करेंगे कि चूंकि ट्रायंगल ABM सर्वांगसम ट्रायंगल PQN, अगर यह ABM और PQN सर्वांगसम हो गए, इसमें का एंगल B और इसमें का एंगल Q बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हैं। तो यहाँ एंगल B इक्वल एंगल्स QCPC। जैसे ही हम ये चीज पा गए तो अब बड़े ही आराम से हम त्रिभुज ABC ले लें और त्रिभुज PQR ले लें।
त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर पी क्यू पहले से हमको पता है, फिर बी सी बराबर क्यू आर पहले से हमको पता है, और इन दोनों त्रिभुजों का जो यह अंतर्गत कोण है कोण बी और यहाँ पर कोण क्यू, ये भी दोनों इक्वल हो गए। यहां से हम पाएंगे एस ए एस, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए। त्रिभुज एबीसी सर्वांग त्रिभुज पी क्यू आर, और यहाँ पर सर्वांग समता का जो रूल अप्लाई हुआ वह होगा एस ए एस सर्वांग समता नियम। और इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन थर्ड का जो ये दोनों पार्ट है प्रूव करने वाला, यह दोनों प्रूव होता है। तो यह भी हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 है बच्चों, जिसमें हमें दिया है त्रिभुज एबीसी में शीर्ष लंब बीई बराबर शीर्ष लंब सीएफ। यह एक त्रिभुज एबीसी है, इसमें दो शीर्षों से यानी बी से और सी से, शीर्ष बी से शीर्ष लंब बीई खींचा गया है और शीर्ष सी से शीर्ष लंब सीएफ खींचा गया है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी यहाँ ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यह हमें प्रूव करना है। और यह भी शर्त है कि हम RHS सर्वांग समता नियम के प्रयोग से हमें यह सिद्ध करना है। हमें त्रिभुज एबीसी को एक समद्विबाहु त्रिभुज प्रूव करना है, और वह भी किसी भी तरह से प्रूव नहीं करना है, बल्कि हमें इस RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके प्रूव करना है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ऐसा करने में हम यह दो त्रिभुज ले लेंगे, ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज होंगे। ध्यान देना फिगर पर बच्चों, बी एफ सी, जिसमें यह एफ समकोण है, और एक हम त्रिभुज ले लेंगे सी ई बी, जिसमें यहाँ ई पर समकोण है। तो हम ये दोनों त्रिभुज ले लिए समकोण त्रिभुजों, त्रिभुज बी एफ सी और त्रिभुज सी ई बी में। यहाँ पहले हम समकोण को शो कर दिए कि एंगल बी एफ सी इक्वल्स एंगल सी ई बी प्रत्येक 90 अंश। बी एफ सी यानी यह 90 अंश वाला कोण, और सी ई बी का मतलब यह 90 अंश वाला कोण। ये दोनों कोण 90-90 अंश के हो गए दोनों त्रिभुजों में। और जब 90-90 अंश के हो गए, ऐसे तो पहले भी हम रेफर कर दिए हैं कि ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। अब देखना है बच्चों, देखो यहाँ पर बी एफ सी, इस त्रिभुज पर अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें जो यह कोण 90 अंश है, इसके सामने की भुजा बीसी बन रही है। और हम जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, तो उस समकोण की जो सम्मुख भुजा होती है उसी को हम उस त्रिभुज का कर्ण कहते हैं। यहाँ इस बी एफ सी यानी इस 90 अंश वाले कोण के सामने की भुजा BC है। इसी तरह से जब हम त्रिभुज सी ई बी की बात करेंगे तो इसमें यह ई 90 अंश है, और इस त्रिभुज में भी यह जो BC है इस 90 अंश के सामने की भुजा है, तो इस त्रिभुज के लिए भी यह कर्ण है। तो जो यह BC भुजा है इस समकोण त्रिभुज BFC का भी कर्ण है, और समकोण त्रिभुज CEB का भी कर्ण है। तो चूंकि ये कई भुजा दोनों का कर्ण है, तो हम लिख सकते हैं कि BC इक्वल्स BC उभयनिष्ठ। अब एक कोण समकोण हो गया दोनों में, दोनों त्रिभुजों के कर्ण बराबर हो गए। अब रह गया इस BFC की एक भुजा CF है और CEB की एक भुजा BE है, जो हमें पहले से यहाँ दिया हुआ है कि शीर्ष लंब BE बराबर शीर्ष लंब CF। यहाँ लिख दिए कि CF बराबर BE ज्ञात है। अब इन दोनों समकोण त्रिभुजों में ये समकोण हो गए, ये कर्ण हो गया और ये साइड हो गया। तो इस तरह से त्रिभुज BFC सर्वांग सम त्रिभुज CEB हो गया। और हम जो सर्वांग समता का रूल अप्लाई किए वो है RHS सर्वांग समता नियम। तो जो यहाँ पर प्रतिबंध लगा है उसी नियम से हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर लिए। अब थोड़ा ध्यान देना है बच्चों कि जो हमारा BFC है इसका एक एंगल ये B तो है, और जो CEB है इसका एंगल एक C है।
तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसका एंगल बी और इसका एंगल सी, ये सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बनेंगे। यहां से हम पाएंगे कि एंगल बी इक्वल्स एंगल सी, सीपी सीपी। और अब हम इस त्रिभुज ए बी सी पर विचार करेंगे कि ये दो कोण, एक बी और एक सी, अगर इक्वल हो गए तो बी के सामने की भुजा ए सी हो गई और सी के सामने की भुजा ए बी हो गई। यहाँ से हम पाएंगे कि ए बी बराबर ए सी। और जैसे ही इस त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो गई, ए बी बराबर ए सी, तो हम निसंदेह कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज हम शो कर दिए, और जो यहाँ प्रतिबंध था कि हमें RHS सर्वांग समता नियम के प्रयोग से ही इसको प्रूव करना है, तो दोनों चीज सेटिस्फाई हो गया। तो इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमें उम्मीद है समझ में आया होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, यह भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यह है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC, या एक ABC त्रिभुज दिया गया है जो समद्विबाहु है, यानी AB बराबर AC है और AP लंब BC, यहाँ शीर्ष A से इस भुजा BC पर AP लंब डाला गया है, जिसको हम लोग शीर्ष लंब के नाम से भी जानते हैं। ये दो चीज हमें दिया है कि AB बराबर AC, और यह दिया है कि AP लंब BC। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल B इक्वल्स एंगल C, यानी इन दोनों कोणों को हमें बराबर प्रूफ कर देना है। तो जैसे ही हम दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। और सर्वांगसम सिद्ध करने में हम त्रिभुज APB लेंगे और त्रिभुज APC ले लिए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों में इसमें APB और इसमें APC, चूंकि यहाँ लंब है तो ये दोनों कोण 90-90 अंश के होंगे, बराबर हो गए। इस 90 अंश के सामने की भुजा AB इस त्रिभुज का कर्ण होगी और AC इस त्रिभुज का कर्ण होगी। तो हमें पहले से दिया गया है कि AB बराबर AC, AB बराबर AC ज्ञात है। और यह जो AP है इसकी भी भुजा है, इसकी भी भुजा है, तो AP बराबर AP उभयनिष्ठ हो गया। यहाँ पर ये कर्ण बराबर हो गया, ये साइड बराबर हो गया, और दोनों में एक एक राइट एंगल है। यहाँ से हम लिखेंगे कि त्रिभुज APB सर्वांगसम त्रिभुज APC और RHS सर्वांग समता नियम। यहाँ आगे स्पेस नहीं था, इसलिए हम नीचे लिख दिए हैं कि जो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए हैं यह RHS सर्वांग समता नियम से सर्वांगसम हुए हैं। और जब ये दोनों सर्वांगसम हो गए तो हम एंगल B इक्वल्स एंगल C लिख सकते हैं, CPCP। इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। और इस क्वेश्चन के साथ ही बच्चों हमारा यह चैप्टर 7 जिसका नाम था त्रिभुज या ट्रायंगल, यह कंप्लीट हुआ। फिर मैं आप लोगों से उसी पुरानी बात को रिपीट करूंगा कि अगर मेरी पढ़ाई आप लोगों को अच्छी लग रही हो, मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे पढ़ाए गए मैथ के प्रॉब्लम समझ में आ रहे हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि और अधिक स्टेमिना के साथ अच्छी से अच्छी वीडियो हम आपके सामने प्रेषित कर सकें और आप लोग उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।